जहाँ एक और क्यारा इस बात को तय कर चुकी थी कि उस बच्चे को वो अकेले ही पालेगी, वहीं दूसरी ओर आरव तृप्ति के साथ दिन बिता रहा था। वो लोग मॉल जाते, रेस्टोरेंट जाते, कभी घूमते, कभी बात करते, पर इन सब में आरव को कुछ मिसिंग लग रहा था। मैं इतने दिनों से तृप्ति के साथ हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। बाहर जाते हैं तब भी वो मेरे सामने खुलती नहीं है। आई थिंक अगर वो इस शादी से खुश नहीं है तो मुझे भी पीछे हट जाना चाहिए। ऐसे में अगर हम दोनों शादी कर भी लेंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे। मुझे इस बारे में कुछ करना होगा। आरव इसी बात को मन में रखकर तृप्ति के पास गया और उसने कहा, तृप्ति। हाँ आरव। तृप्ति ने एक पल में कहा, जैसे वो उसका ही इंतजार कर रही थी, पर उसके चेहरे को देखकर इतना तो समझ आ रहा था कि वो थकी हुई है। और तब आरव ने अपनी बात घुमाते हुए कहा, तृप्ति, मैं थोड़े दिन के लिए बिजनेस के काम से कल बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ओके आरव। तब आरव गेट पर ही खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा था जो उसे बोलना चाहिए, पर उसे बोल नहीं पा रहा था। क्या हुआ आरव, तुम्हें और भी कुछ कहना है क्या? नहीं, और कुछ नहीं, आरव ने कहा और वो वहाँ से बाहर निकल गया। तब उसके जाते ही तृप्ति ने एक चैन की सांस ली। फाइनली थोड़े दिन का रेस्ट मिलेगा मुझे। इसके साथ घूम घूम कर थक गई थी। कहाँ ले जाता था, क्या बोलता था, किस बारे में हंसता था, कुछ समझ नहीं आता था। खुश रहने की एक्टिंग करते करते तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं फंस गई हूँ। पर अब थोड़े दिन नो तृप्ति, ओनली निधि। लाइफ हो तो ऐसी। निधि खुश थी, पर आरव अपनी सोच में परेशान था और इसलिए वो वहाँ से निकलकर अपने डैड अमीश के पास गया और उसने उन्हें सब बता दिया। डैड, इसके आगे मैं और क्या ही बोलूं। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पर कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ये रिश्ता नहीं चल सकता है, इसलिए मैं अब तृप्ति को डेट नहीं कर रहा। आरव, पागल मत बनो। तुम्हें पता है कि ये रिश्ता बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आई नो डैड, मुझे सब पता है, पर मैं तृप्ति के साथ यूं खिलवाड़ तो नहीं कर सकता ना। उसके साथ कहीं भी जाता हूँ तो वो ये बताने में देर नहीं लगाती कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे में मैं कैसे। आरव की बात सुनकर अमीश को गुस्सा आ गया और उन्होंने तेज आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कैसे, कब, कहाँ और क्यों। बस मैं जितना कहता हूँ उतना हो जाना चाहिए। तुम्हें तृप्ति के साथ और वक्त बिताना होगा, उस रिश्ते को मजबूत करना होगा, तुम्हें चीजों को सही करना होगा। आरव, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम समझ गए या फिर मैं और बताऊं? आरव अपने डैड की तेज आवाज के आगे कुछ नहीं कह सकता था। उसे इतना तो अच्छे से पता था कि उनका गुस्सा कितना खराब हो सकता है और वो कुछ भी करके उसका शिकार नहीं बनना चाहता था। ठीक है डैड, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगा। मैं बिजनेस मीटिंग्स के लिए थोड़े दिन बाहर जा रहा हूँ। वापस आऊंगा तो फिर हमारे रिश्ते को सही करने की कोशिश करूंगा। मीटिंग्स? कौन सी मीटिंग्स? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्लाइंट से मिलने जाना है, सो वही है। और तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। यह बहुत अच्छा मौका है। उनके चेहरे पर स्माइल थी, पर आरव को उसके पीछे का रीजन समझ नहीं आ रहा था। तब आरव ने पूछा, कैसा मौका डैड? वही जो मैं तुम्हें इतनी देर से समझा रहा हूँ, तृप्ति से रिश्ता मजबूत करने का मौका। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा डैड। मतलब ये आरव कि कल ही मेरे पास तृप्ति के डैड का फोन आया था। हमने बहुत देर तक बात की और मुझे तब ये पता चला कि तृप्ति बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, पर उसे इस बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है और एक्सपीरियंस भी चाहिए। अमीश इतना कहते हुए चुप हो गए। उन्हें लगा कि आरव कोई सवाल करेगा, लेकिन जब आरव ने कुछ नहीं कहा तो वो आगे कहने लगे, अब अगर उसे एक्सपीरियंस चाहिए और वो बिजनेस में भी इंटरेस्टेड है तो फिर तुमसे बेहतर और कौन हो सकता है। तुम्हें बहुत एक्सपर्टीज है इन सारी चीज़ों की। उसे अपने साथ ले जाओ और उसे चीज़ों के बारे में बताओ। पर डैड, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले ही वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर उसे ज़बरदस्ती मेरे साथ ले जाने से क्या मतलब निकलेगा? उसे पसंद नहीं आएगा। उसे पसंद आएगा या नहीं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। बस जितना कहा है उतना करो। बात उसके मतलब की है तो उसे इंटरेस्ट हो जाएगा और फिर हमें भी तो फायदा होगा। अमीश ने कहा और तब आरव हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देख अमीश हैरान था और तब उन्होंने पूछा, मैं यहाँ सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। सीरियस बात तो आप तब तक कर रहे थे डैड, जब तक आपने अपने फायदे की बात नहीं की थी। एक बार वो आ गई फिर तो सब पर्सनल हो गया। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? वो लड़की अगर बिजनेस को अच्छे से समझ गई तो आगे जाकर हमारे बिजनेस को भी मैनेज कर लेगी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए डैड। मैं आपकी बातें समझ गया हूँ। ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं तृप्ति को अपने साथ ले जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। आरव इतना कहते हुए वहां से निकल गया। पूरे रास्ते में वो अपने डैड की सोच पर हंस रहा था और उसे उन पर तरस भी आ रहा था। पर घर पहुंचकर उसकी हंसी गायब हो गई और वो सीधा तृप्ति के पास गया। तृप्ति? हाँ आरव। सुबह वाली और अब वाली तृप्ति के टोन में डिफरेंस था।
सुबह वो खुश नहीं थी, पर अब जब उसे पता था कि आरव थोड़े दिन उसके साथ नहीं रहेगा, तो ये सोच उसकी आवाज में झलक रही थी। तृप्ति, मैं अपने डैड से मिलकर आ रहा हूँ। उनकी बात तुम्हारे डैड से हुई होगी और उन्होंने कहा है कि तुम बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। हाँ हूँ तो। ठीक है, तो फिर कल तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। साथ चलना होगा मतलब वही जो तुमने सुना। मेरे डैड चाहते हैं कि मैं तुम्हें थोड़ा बिजनेस समझा दूं, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलकर मीटिंग्स अटेंड करनी होंगी। सो तैयार रहना, हम कल सुबह निकलेंगे। अभी तुम रेस्ट करो। इतना कहते हुए आरव वहाँ से चला गया। उसके जाते ही तृप्ति की सारी खुशियों पर पानी फिर गया। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब इसके साथ जाना होगा और ऊपर से फिर से तृप्ति बनने की एक्टिंग। ये मुझसे नहीं होगा। निधि परेशान थी, पर उसकी इस परेशानी को कोई नहीं समझ सकता था। वहीं दूसरी ओर अमृता क्यारा का ध्यान रख रही थी, उसे सब कुछ ला कर दे रही थी और उसकी देखभाल अपनी बेटी की तरह ही कर रही थी। तुम्हारे पेट में अंबानी परिवार का अंश है, तुम्हें इसे बहुत सहेज कर रखना होगा। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें लाई हूँ। अमृता ने क्यारा को बच्चे के कपड़े, खिलौने, उनके लिए खाना, सारी चीजें लाई थी। उन सबको देखकर क्यारा के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, मैं अपने घर से दूर हूँ, लेकिन आप मुझे एक पल के लिए भी ऐसा फील नहीं होने दे रही हैं कि मैं कहीं और हूँ। आप सच में मेरा बहुत अच्छा ध्यान रख रही हैं। इसके लिए थैंक यू। इसमें थैंक यू की तो कोई बात ही नहीं है कियारा। ये सब तो मेरा प्रेम है। एक माँ बनने के सफर के बारे में एक दूसरी माँ ही अच्छे से समझ सकती है, बता सकती है और उसे महसूस कर सकती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपका साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन क्या कभी ऐसा ही प्यार मुझे आरव से भी मिलेगा? क्या वो कभी हमारे रिश्ते और इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा? इस पर अमृता कुछ कह पाती, इतनी ही देर में डोरबेल बजी और वो गेट खोलने चली गई। वहाँ और कोई नहीं बल्कि आरव खड़ा था। आरव, तुम वापस चले आए? हाँ माँ, बिजनेस के काम से ही आया हूँ थोड़े दिन। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आओ अंदर आओ। अमृता की बात सुनकर आरव अंदर आ गया। वहाँ आते ही उसने क्यारा और बच्चों के सामान को देखा तो वो हैरान हो गया और उसने पूछा, ये इतना सारा सामान, ये तो किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए लग रहा है। ये कौन लाया? ये आपकी माँ लाई है आरव। माँ लाई है तो ये जरूर सब अदिति के लिए ही होगा, है ना? हाँ आरव, सही सोचा तुमने, ये सब अदिति के लिए ही है। आरव के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो सारे सामान को देखने लगा। जब मैं अदिति को ये सब दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। आरव ने अपनी माँ को गले लगा लिया, लेकिन अमृता को क्यारा के सेक्रीफाइस को देखकर उसकी ममता का एहसास होने लगा। उसे पता था कि क्यारा को ये बच्चा अकेले ही पालना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी को भी ये बात नहीं बता सकती थी कि ये बच्चा किसका है। आरव अपनी माँ को गले लगाए खड़ा था, पर उसके मन में कुछ चल रहा था और जब वो अमृता से अलग हुआ तो ये उसे भी दिख गया था। क्या हुआ आरव, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। परेशानी की बात तो है ना माँ, आप अदिति के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं और वो, अब मैं कैसे कहूँ? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है आरव, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ अपने बच्चों की अनकही बात भी समझ जाती है। मैं जानती हूँ कि इस पल तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अमृता की बात सुनकर आरव बैठ गया और तब वो अंदर चली गई। आरव उन खिलौनों को उठाकर देख रहा था और उसके चेहरे पर स्माइल थी। तब क्यारा ने उससे कहा, तुम ऐसे ही हंसते रहा करो आरव, ऐसे ही तुम अच्छे लगते हो। मैं आजकल हंसने की कोशिश कर रहा हूँ क्यारा। एक बार फिर से खुशियाँ मेरी जिंदगी में आ जाएं तो फिर सब कुछ सही हो जाए। पर लगता है मैं कोई ऐसा सपना देख रहा हूँ जिसे पूरा करने में बहुत टाइम लगेगा। आरव के चेहरे के स्माइल गायब हो गई। वो जैसे ये बात अपने आप से कह रहा था। तब क्यारा अपने मन में सोचने लगी, आरव, मैं तुमसे कैसे कहूँ कि जिस खुशी को तुम ढूंढ रहे हो वो इस समय मेरी कोख में पल रही है। देखो, ये हमारा बच्चा है, हमारा।
पर मैं ये जानती हूँ कि तुम कभी मेरे नहीं हो पाओगे। तुम अदिति के हो। तुम दोनों 3 साल से साथ थे और हम तो बस एक रात साथ थे। क्या मैं कभी तुम्हारे ख्वाब देख सकती हूँ? क्या तुम कभी इस बच्चे को पिता का प्यार दे पाओगे? क्यारा का मन शांत नहीं था। ऐसे में वो आरव की मदद कैसे करती? यही बात सोचकर वो चुप थी। तभी अमृता आई और आरव को पानी का ग्लास दे दिया, पर आरव उसको पीने से पहले बोला, मैं पहले वॉशरूम होकर आता हूँ। ठीक है। आरव चला गया और तब अमृता की नजर क्यारा पर पड़ी। वो परेशान दिख रही थी। क्या हुआ कियारा? तुम्हें सब ठीक तो लग रहा है ना? आंटी, मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ। सॉरी? लेकिन वो किस लिए? सॉरी इसलिए कि आप ये सब मेरे लिए बड़े प्यार से लेकर आई थी और मैंने एक ही पल में आरव को ये बोल दिया कि ये सब आप अदिति के लिए लाई हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। क्यारा की बात सुनकर अमृता के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है कियारा। तुमने वही किया जो उस समय तुम्हें अपने और आरव के लिए सही लगा। कभी कभी ऐसी चीजें करना सही भी होता है। मतलब आप गुस्सा नहीं है? नहीं, पर मैं तुम्हारे एक डिसीजन को लेकर कुछ सोच रही थी। कौन सा डिसीजन? वही डिसीजन जिसमें तुम आरव को ये नहीं बताना चाहती थी कि ये बच्चा उसका है। ये जरूरी है कियारा। एटलीस्ट उसे पता होना चाहिए ना कि उसने उस रात नशे में क्या किया था। अमृता के चेहरे पर गुस्सा था, जो ये साफ दिख रहा था कि वो क्यारा का सपोर्ट करना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे जो भी करना पड़े। तब क्यारा ने कहा, और उस सब से क्या होगा आंटी? क्या उसकी वजह से आरव मुझसे प्यार करने लग जाएगा? क्या वो अदिति को छोड़ देगा? क्या वो इस बच्चे को वो जिंदगी दे देगा जो इसे मिलना चाहिए? एक पल के लिए मान लीजिए कि वो ये सब कर लेगा, पर क्या वो खुश रहेगा? नहीं। और आरव की खुशी के लिए मैं उसे ये नहीं बता सकती। पर तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो कियारा? प्रेगनेंसी एक ऐसा दौर होता है जब एक औरत को बच्चे के पिता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी? मैं मैनेज कर लूंगी आंटी, आप चिंता मत कीजिए। क्या मैनेज करने की बात हो रही है माँ? आरव ने वॉशरूम से आते ही कहा। उसने बस उन दोनों की उतनी ही बात सुनी थी। कुछ नहीं आंटी, बस हमारे बिजनेस को मैनेज करने के बारे में सोच रही थी, तो मैं उन्हें वही बता रही थी। अच्छा, फिर तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ। क्यारा बहुत ही समझदार लड़की है। ऐसा बिजनेस पार्टनर हर किसी को नहीं मिलता है। मैं लकी हूँ कि मुझे ये मिली। अब तुम तो यूं ही मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो आरव। मैं इतनी भी खास नहीं हूँ, क्यारा ने कहा और वो दोनों हंसने लगे। तब अमृता ने आरव से पूछा, आरव एक बात बताओ, तुम्हारे डैड से कुछ बात हुई तुम्हारी? हाँ हुई ना माँ, कल बहुत बातें हुई। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि माँ, कल हमारी बिजनेस से रिलेटेड बातें हुई और मुझे सारी बातों से डैड का इतना एंगल तो समझ आ गया कि वो हर जगह अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता। हर जगह बस पावर, मनी और फेम। आरव के चेहरे पर चिढ़ मच रही थी। उसे कल की बात ध्यान आ रही थी जब उसके डैड ने उसके साथ तृप्ति को ले जाने की बात कही थी। मैं कभी कभी सोचता था कि ऐसा क्या है मेरी फैमिली में कि हर कोई हमारे आगे झुकने को तैयार रहता है। जहां मैं जाता हूं लोग बस मेरे नाम से ही मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अब मुझे इन सभी सवालों का जवाब डैड की बातों से मिल गया है। वो पावर, वो फेम, वो उनकी शान और शौकत, मैं सब कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए उसके ऊपर भी एक चीज़ है जो मुझे इस सबसे प्यारी है। और वो क्या है? वो है अदिति माँ। मैं अदिति को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और क्या होगा अगर किसी दिन तुम्हारे सामने ये ऑप्शन रख दिया जाए कि तुम्हें अदिति या फिर अपने परिवार के नाम, पैसा और पावर में से चुनना हो, तो फिर तुम किसको चुनोगे? फिर तो चूज करने की कोई बात ही नहीं बनती है माँ। मैं अदिति को चुनूंगा। एक बार नहीं, 1000 बार चुनूंगा। मुझे नहीं चाहिए वो पैसा, फेम और पावर अगर अदिति ही मेरे साथ नहीं होगी। अगर वो मेरे साथ होगी तो मैं कुछ भी पा सकता हूँ। अमृता ने देखा कि उसकी आंखों में डेडिकेशन था। तुम्हारी बातें सुनकर आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है बेटा। यही ऑप्शन अगर एक टाइम पर तुम्हारे डैड ले लेते तो आज हमारा परिवार ऐसे बिखर नहीं जाता। पर एक बात बताओ, अगर किसी दिन अदिति के अलावा कोई और तुम्हारी जिंदगी में आ गया तो? कोई अगर तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली होगी तो?
तो तुम क्या करोगे? कैसी बातें कर रही हो माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। आरव ने कहा और वो जोर जोर से हंसने लगा। क्यारा भी उसे देखकर स्माइल कर रही थी, पर अमृता अपने सवाल का जवाब चाहती थी। जवानी में हमारा पैर कब फिसल जाए हमें पता नहीं होता है आरव। तुम बताओ ना कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम उस औरत को छोड़ दोगे जैसे तुम्हारे डैड ने मुझे छोड़ा है? क्या तुम उस बच्चे की जिम्मेदारी लोगे या नहीं? आखिर क्या करोगे तुम? अब माँ आप इतना पूछ ही रही हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, पर अगर ऐसा होता है तो फिर मैं उस बच्चे की पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। उसे हर फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करूंगा और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। मैं जितना कर पाऊंगा उतना करूंगा। लेकिन कभी बच्चे की माँ को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, है ना? उसके इस सवाल को सुनकर आरव चुप हो गया। तब अमृता ने कहा, पैसे तो तुम बहुत कमा लोगे आरव, और उस बच्चे को दे भी दोगे, लेकिन उसकी माँ का क्या होगा? वो माँ जिसके साथ गलत तुमने किया, जिसने उस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, क्या उसकी कीमत तुम पैसे से लगा पाओगे? क्या उसे इस तरह एक्सेप्ट ना करके तुम अपने एक्शन को जस्टिफाई कर पाओगे? बोलो, क्या उसे एक्सेप्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती? अब हाँ, आप तो बिल्कुल ऐसे बातें कर रही हैं जैसे किसी औरत के पेट में सच में मेरा बच्चा है। मैंने जिंदगी में केवल अदिति से प्यार किया है और मैं मरते दम तक उसके अलावा किसी और को छूने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए आप इतना सीरियस मत हो जाओ। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं आरव। कहते तो तुम्हारे डैड भी मुझसे यही थे कि वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, दुनिया की सारी खुशियां लाकर मेरे कदमों में रख देंगे, और भी अलग अलग बातें। पर देखो ना आज हम कहाँ हैं। अमृता की ये बात सुनकर आरव थोड़ा निराश हो गया। उसे लगा कि उसकी माँ उससे ये सारे सवाल बस अपने अंदर के डर को बाहर निकालने के लिए पूछ रही थी। अब डैड के बारे में कितनी ही बातें कर लेंगे माँ, आपको और मुझे दोनों को ही पता है जो हो गया वो बदलने वाला नहीं है। मैं तो आपको कहता हूँ कि आप सब छोड़िए और आगे बढ़िए। ये जिंदगी अभी बहुत बची है। आपको अपनी लाइफ में खुशी ढूंढने का अधिकार है और आपको ऐसा करना चाहिए। मैं यही हूँ आपके साथ। तुम्हें लगता है आरव कि मैं अपनी लाइफ में खुशी नहीं ढूंढना चाहती, पर ऐसा नहीं है बेटा। तुम कभी एक औरत और उसके सैक्रिफाइस को नहीं समझ पाओगे। ये जिंदगी हमारे लिए उतनी आसान नहीं है। यहाँ हर तरफ बस दर्द ही दर्द है और यही हमें झेलना पड़ता है। अमृता की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन इससे पहले कि वो आंसू बाहर निकलते उसने पहले ही उसे हटा दिया। पर आरव ये देख चुका था और उसने कहा, ऐसा कौन सा दर्द है माँ जिससे आप आगे बढ़ने को तैयार नहीं है? हर इंसान की लाइफ में एक पॉइंट आता है जब उसे सब छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप हैं कि आज भी वहीं बैठी हैं। मेरे हिसाब से तो सब फालतू है। अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो और क्या नहीं, इससे मुझे ज्यादा लेना देना नहीं है आरव। मेरा दर्द मैं जानती हूँ और इससे आगे मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। अमृता की ये बात आरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने थोड़ी तेज आवाज कर ली, बस मुझे आपका यही एटीट्यूड पसंद नहीं है माँ। कहने को आप मुझे अपना बेटा बोलती हो और फिर ये सारी बातें करती हो। ऐसे कैसे कर सकती हो आप? थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोचा करो। और तुम्हारे बारे में सोचकर मैं क्या करूं आरव? तुम कहाँ मेरे बारे में सोच रहे हो? हर वक्त तो तुम बस अपनी अदिति की बातें करते रहते हो, तब तुम्हारे मन में मेरा ख्याल नहीं आता। अदिति को इन सब में लाने की जरूरत नहीं है माँ, ये हमारा पर्सनल मैटर है। शादी के बाद कोई भी किसी को भी बीच में आने से इतनी आसानी से नहीं रोक सकता आरव। तुम उसे लाओ या ना लाओ, वो हमारे बीच हमेशा रहेगी। अमृता के कड़वे शब्द अब आरव को गुस्सा दिला रहे थे। वो अपने बारे में 1000 बातें सुन सकता था पर अदिति के बारे में नहीं। और तब अमृता ने आगे कहा, एक पति है जो अपने काम में पागल है और एक बेटा जो अपनी पत्नी में। आखिर इस जीवन में मेरा कौन है? मैं हूँ ना आंटी, मैं बनूंगी आपकी बेटी। क्यारा ने एकदम से कहा। वो दोनों उसकी तरफ देखने लगे। तब क्यारा खड़ी हुई और उसने कहा, इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं आंटी जो सच में किसी रिश्ते को संभालना, सहेजना और उसे निभाना जानते हैं। और यकीन करिए, मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं मिल पाएगा। तो क्या मैं तुम्हें अपनी मुंह बोली बेटी मान सकती हूँ कियारा?
अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप मुझे अपनी मुंह बोली बेटी ही मान लीजिए। मैं आपको अकेली नहीं होने दूंगी। क्यारा की बात सुनकर अमृता के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगी, जैसे बरसों बाद कोई माँ अपने बच्चे को देख रही हो। मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, पर भगवान को कुछ और मंजूर था। पर लगता है मेरी तलाश आज खत्म हुई है। तुम सच में मेरी जिंदगी में एक देवी बनकर आई हो कियारा। थैंक यू सो मच। अमृता इतना कहते हुए आगे बढ़ी और उसने क्यारा को गले लगा लिया। क्यारा को ऐसा लगा जैसे उसकी खुद की माँ उसे गले लगा रही है। तब वो इमोशनल हो गई। बस कीजिए आंटी, देखिए अब तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। अब आप क्या सच में मुझे रुलाना चाहती हैं? तुम्हें रुलाने से अच्छा है मैं खुद अपने आप को सजा दे लूं कियारा। पर तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे आंसुओं से इस घर में और भी रौनक फैल जाएगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कियारा कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे और कभी भी यहाँ आने से पहले तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। ये सब देखकर आरव को हंसी आने लगी और उसने कहा, आप दोनों ने तो यहाँ पर मेलोड्रामा करना शुरू कर दिया है। मुझे एक सेकंड के लिए तो सच में लगा जैसे मैं कोई डेली सोप सीरियल देख रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया था ये जो भी था। आरव जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसका ये हंसना अमृता और क्यारा दोनों को ही पसंद नहीं आ रहा था। तुम्हें इमोशन की कदर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे ऊपर हंस सकते हो। अरे पर मैं बस मजाक कर रहा था ताकि थोड़ा मूड लाइट हो जाए। और किसने कहा कि हमें तुम्हारे मजाक की जरूरत है? मुझे तो ऐसा ध्यान नहीं कि आंटी या मैंने कहीं पर भी ऐसा कहा। तो फिर तुम क्यों हंस रहे हो? क्यारा की बात सुनकर आरव चुप हो गया। पहली बार क्यारा ने उससे तेज आवाज में बात की थी और उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। लुक क्यारा, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि कुछ इतनी बड़ी बात हो जाएगी। पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता। बस यही तो बात है ना आरव, तुम्हें पता नहीं होता कि तुम क्या क्या कर देते हो और फिर उसके लिए दूसरों को परेशान होना पड़ता है। अगर तुम्हें एक सेकंड भी इस चीज का अंदाजा लग जाए ना कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैं सच बता रही हूँ, तुम यहीं पर रो दोगे। आए बड़े नहीं लगा था वाले। आरव क्यारा की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे से इतना तो साफ था कि ये बात उसने केवल मजाक के लिए नहीं बोली थी, इसके पीछे जरूर कोई और बात थी। तब क्यारा अपने मन में सोचने लगी, पता नहीं ये कैसा आदमी है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो मुझे लग रहा था कि इसे चीजों की, लोगों की और इमोशंस की बड़ी कद्र है। ये जिस तरह से अदिति को चाहता है उतना प्यार उसे कोई नहीं दे पाएगा और इससे बेहतर इंसान पूरी दुनिया में शायद ही होगा। पर अब लगता है मैं सब कुछ गलत सोच रही थी। आरव को इमोशन की कदर नहीं है। वो अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं करता। अच्छा है कि मेरे बच्चे पर इसकी छाया नहीं पड़ेगी, तभी हम खुश रहेंगे। क्यारा को आरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आरव जानता था कि अभी कुछ और करने का समय है। क्यारा, मैंने जो भी कहा उसके लिए एक बार फिर से सॉरी, पर अभी मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। प्लीज अपना सामान ले लो और चलो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्यारा, बच्ची मत बनो, मैंने सॉरी बोल दिया ना। अब चलो, माँ को भी आराम करने दो। अच्छा, तो अब तुम्हें एकदम से माँ का ख्याल आ गया? तुम तो। क्यारा इतना कहते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि अमृता ने उसे बीच में ही रोक लिया। क्यारा, देखो आरव इतनी दूर से तुम्हें यहाँ पर लेने आया है। अगर वो चाहता है कि तुम उसके साथ जाओ तो चली जाओ ना। लेकिन आंटी, मैं आपको अकेली छोड़कर कैसे? किसने कहा मैं अकेली हूँ क्यारा? तुम्हारा फोन नंबर भी तो है ना मेरे पास। जब मुझे लगेगा मैं फोन लगाकर तुमसे बात कर लूंगी। ठीक है, अब तुम आरव के साथ जाओ, उसे भी लेट हो रहा होगा। ठीक है आंटी, आप कह रही हैं सिर्फ इसलिए मैं जाने को रेडी हूँ। मैं तैयार होकर आती हूँ। क्यारा वहां से चली गई। तब अमृता ने आरव से कहा, बस थोड़ी सी गुस्सा है, कोशिश करना कि ये गुस्सा और ना बढ़े। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि अगर ये कुछ मांगे तो इसे दे दो। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। वो दोनों क्यारा के आने का इंतजार करने लगे। जब वो आई, उसने अमृता के पैर छुए। तुम यहाँ आई तो आरव की बिजनेस पार्टनर के रूप में थी, पर जा रही हो मेरी बेटी बनकर। बस मैं तुमसे यही उम्मीद करूंगी कि लौटकर जल्दी वापस आना। बिल्कुल आंटी, मैं जल्दी वापस आऊंगी। आप तब तक कॉल लगाना मत भूलना। क्यारा ने अमृता को गले लगा लिया और वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तब आरव को चिढ़ मचने लगी। क्या हम अब
चल सकते हैं? हाँ चलो। वैसे भी तुम्हारे लिए ये मेलोड्रामा ज्यादा हो रहा होगा, है ना? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आ जाना। आरव वहां से बाहर निकल गया। तब अमृता और क्यारा ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया। फिर क्यारा बाहर निकलकर आरव के साथ गाड़ी में बैठ गई और वो दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में कार में शांति थी और वो शांति आरव को सहन नहीं हो रही थी। अब क्या तुम मुझसे कभी बात नहीं करने वाली हो? मैंने सॉरी बोल तो दिया, गलती हो गई, माफ कर दो यार, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। अब कितनी देर तक चुप रहोगी क्यारा? यूं तो मेरी कार में बैठते ही तुम्हारी आवाज को पर लग जाया करते थे, आज क्या हुआ? क्यारा ने कोई जवाब नहीं दिया और तब आरव भी चुप हो गया। थोड़ी देर में ही वो दोनों घर पहुंच गए। जहां जाते ही क्यारा अपने कमरे में गई और उसने गेट बंद कर लिया। तब आरव बैठा बैठा सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और तभी उसे भूख लगने लगी तो वो क्यारा के गेट पर नॉक करने लगा। क्यारा, हमें इतनी देर हो गई यहाँ आए हुए, तुम कब तक गेट बंद रखोगी? आई एम सो सॉरी क्यारा कि मैंने जो भी किया। मैं जानता हूँ कि मैं उतना सेंसिटिव नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो, पर मैं बस कोशिश करता हूँ कि चीजें मैनेज हो जाएं। आज मैंने जो भी किया उसके लिए मैं पूरे दिल से माफी मांगता हूँ। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अभी कुछ खाने का लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। बताओ तुम क्या खाओगी? तुम्हें जो चाहिए मैं ला कर दूंगा, बस मुझसे बात करो। मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। आरव अपनी बात पूरी कहकर चुप हो गया, पर जब क्यारा का कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसे लगा कि उसकी ये मेहनत भी बेकार गई। वो पलटकर वहां से जाने वाला था, लेकिन तभी क्यारा की आवाज उसे आई। तुम्हें जो भी बात करनी है 1 घंटे बाद करना, अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। आरव अभी भी क्यारा के गेट के बाहर अपने कान लगाए खड़ा था। जब उसने सुना कि क्यारा ने 1 घंटे की बात कही तो उसे थोड़ा सा रिलीफ मिला। 1 घंटा? ठीक है, मैं 1 घंटा वेट करने के लिए भी तैयार हूं, पर इस 1 घंटे में करूंगा क्या? मुझे क्या पता, तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे 1 घंटे बाद मिलना। अब इरिटेट मत करो और जाओ यहाँ से। आरव सोचने लगा कि उसे अब क्या करना चाहिए और फिर एकदम से उसके मन में आया। ठीक है क्यारा, मैं इतने टाइम में होटल से तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाता हूँ। तुम खाना खा लेना, फिर हम आराम से बात करेंगे। क्या ये सही रहेगा? हाँ, तुम्हें जो सही लगे करो, बस यहाँ से जाओ। क्यारा की बात सुनकर आरव वहां से चला गया। अब उसे थोड़ा रिलीफ मिल रहा था कि क्यारा एटलीस्ट उससे बात करने को तो तैयार है। उसने होटल पहुंचकर ऑर्डर दिया और वो वेट करते टाइम खुद से बात करने लगा। क्यारा ने आज बिना मतलब के ही मुझ पर बहुत गुस्सा कर दिया। उसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, पर आखिर मैंने ऐसा क्या गलत बोला था उस टाइम? मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऐसे लोगों को मजाक सहन नहीं होता है। पर जो भी हुआ, अब उसका गुस्सा शांत होता नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि जो बात मैं उसे बताने वाला हूँ उसके बाद उसे और भी अच्छा लगेगा। वो खुश हो जाएगी और मैं उसके चेहरे पर वो खुशी इमेजिन कर सकता हूँ। आरव के चेहरे पर स्माइल थी। वो जो भी अपने मन में सोच रहा था उसके लिए वो पूरी तरह तैयार था और होटल से ऑर्डर लेकर वो जल्दी से घर पहुंचा और उसने क्यारा के गेट को नॉक किया। अब क्या चाहिए तुम्हें? अभी 1 घंटा नहीं हुआ है। 1 घंटा तो नहीं हुआ, पर देखो मैं खाना लेकर आया हूँ, ये ले लो अंदर प्लीज। क्यारा ने कुछ जवाब नहीं दिया और गेट खोला। तब आरव ने उसे देखा। उसकी आंखें ऐसे दिख रही थी जैसे वो बहुत देर से रो रही हो। आरव वो देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम रो रही थी क्या? सब कुछ ठीक तो है? क्या तुम मेरी वजह से रो रही थी? देखो ऐसा है तो प्लीज सॉरी। तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं यहीं पर हूँ। नहीं, कुछ ठीक नहीं है, पर तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम सेंसिटिव नहीं हो ना, इसलिए चले जाओ यहाँ से, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। क्यारा ने आरव के हाथ से खाने का पैकेट लिया और फिर वो कमरे के अंदर गायब हो गई। आरव गेट पर खड़ा सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, पर वो समझ गया था कि क्यारा उससे बात नहीं करना चाहती और इसलिए वो वापस आकर बैठ गया और अपना काम करने लगा। मुझे थोड़ी देर उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। वो पहले ही मुझ पर चिड़ी हुई है। ज्यादा इरिटेट करूंगा तो फिर भड़क जाएगी। तब तक मैं काम कर लेता हूँ। आरव ने इतना कहते हुए अपना लैपटॉप खोला और वो कुछ पढ़ने लगा। धीरे धीरे करके टाइम निकलता रहा और आरव अपने काम में इतना मग्न हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब 1 घंटा पूरा हो गया। जब क्यारा के रूम का गेट खुला तब उसका ध्यान उस पर गया। 1 घंटा बहुत जल्दी पूरा हो गया। तुम्हें अगर ताने मारने हो तो ऐसा बता दो, मैं अंदर ही अच्छी थी। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है क्यारा।
आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्यारा इंटरेस्टेड नहीं थी, पर आरव के चेहरे पर एक्साइटमेंट देखकर वो जाकर उसके साथ बैठ गई और तब आरव ने अपने लैपटॉप पर एक बिजनेस प्लान ओपन किया। ये क्या है और तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? यही वो चीज़ है जिसके बारे में बात करने के लिए मैं इतनी देर से तुम्हें कह रहा था। ये हमारा नया बिजनेस प्लान है, एक एक्सटेंशन। एक्सटेंशन? और किस चीज पर फोकस करेगा तुम्हारा ये एक्सटेंशन? एक तरह से इसे टूरिज्म प्रमोशन प्रोजेक्ट समझ लो। इसके जरिए हम लोकल बिजनेस, आर्टिस्ट और वेंचर को प्रमोट करेंगे। ये हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। और तुम ये सब करोगे कैसे, अकेले? क्यारा की बात सुनकर आरव को हंसी आ गई। उसे लगा वो मजाक कर रही है, पर जब क्यारा नहीं हंसी तो आरव चुप हो गया और उसने कहा, नहीं, अकेले तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे कुछ फेमस ऑनलाइन स्ट्रीमर्स को बुलाना होगा। उनके जरिए मैं लोगों को यहाँ के बारे में बताऊंगा, यहाँ के आर्ट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और फिर हम उन्हें यहाँ आने के लिए टारगेट करेंगे। एक छोटे से शहर को एडवेंचर प्लेस बनाएंगे जो फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स और दूसरे लोगों के साथ कभी भी विजिट की जा सकेगी। सो कैसा लगा मेरा प्लान? आरव के चेहरे पर स्माइल थी। उसे पता था कि उसने जिस तरह अपने प्लान को इंट्रोड्यूस किया था उससे तो कहीं पर भी कोई कमी नहीं देखने को मिल रही थी, पर जिस सोच में अभी क्यारा थी वो उसे समझ नहीं पा रहा था। तब क्यारा ने कहा, तुम्हारा प्लान मुझे ठीक लगा, इसमें बहुत पोटेंशियल है, पर तुम इसे एग्जीक्यूट कहाँ करने वाले हो? कोई जगह सोची है तुमने या नहीं? सोची है ना, मैं धर्मशाला का सोच रहा था। यह हमारे पास दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता ये यहाँ पर काम करेगा। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए जैसे ही हम कुछ करने की कोशिश करेंगे कोई और भी आकर वही चीज करेगा और हम उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए यहाँ तो नहीं। क्यारा की बात सुनकर आरव को समझ आया कि उसने ये पॉइंट तो सोचा ही नहीं था। एक इंटेलिजेंट बिजनेस पार्टनर होने का यही फायदा होता है, आप गलती करने से बच जाते हो। तो फिर हमें अपने काम को कहाँ से शुरू करना चाहिए? हम एक काम कर सकते हैं, हम धर्मशाला से दूर नहीं जाएंगे। यहाँ आसपास बहुत सारे गांव हैं जहाँ ये बिजनेस काम करेगा। हम उनमें से ही एक चूज करेंगे और फिर अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। क्या कहते हो तुम? हाँ, ये सही रहेगा। तुमने एक बार फिर मुझे बचा लिया। थैंक यू क्यारा। आरव स्माइल के साथ क्यारा को देख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि वो भी स्माइल करेगी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और पूछा, ज्यादा मक्खन मत लगाओ। अब मुद्दे की बात ये करो कि तुम्हें मेरी कहाँ जरूरत पड़ेगी। वैसे तो मुझे तुम्हारी मदद हर पॉइंट पर लगेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जिस एरिया पर तुम्हें फोकस करना है वो है एम्प्लॉयज और गार्ड्स की ट्रेनिंग। आई नो कि अगर हम छोटी जगह से शुरू करेंगे तो लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में बताना होगा, और इसलिए एक पर्सनल टच सिर्फ तुम ही दे पाओगी और उन पर नजर भी रख पाओगी। ठीक है, काम हो जाएगा। पक्का? तुम मैनेज कर लोगी? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें एक सेक्रेटरी रखने की परमिशन भी दे सकता हूँ। तुम उसकी मदद लेकर भी अपना काम कर सकती हो। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? नहीं, मुझे किसी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। मैं ये सब अकेले ही संभाल लूंगी। क्या तुम्हें इसके अलावा और कुछ कहना है? नहीं, जितना कहना था उतना कह लिया। ठीक है, तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्यारा ने कहा और वो उठकर वहाँ से चली गई। आरव ने उसे जाता देख कुछ नहीं कहा और वो बस अपने काम पर फोकस करने लगा। और फिर वो सोचने लगा, एक बार ही प्लान काम कर गया और सारी चीजें वैसी हुई जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, तो लोकल लोगों को इससे बहुत फायदा होगा और हमें भी। फाइनली मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। आरव खुश था और ये खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तब उसने आगे कहा, क्यारा को भले ही सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे है। मैं ऐसे टाइम पर रश्मि पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए। आरव ने इतना कहते हुए अपना फोन निकाला और रश्मि को कॉल किया। रश्मि ने एक बार में ही उसका फोन उठा लिया। हेलो रश्मि, आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं आरव सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? रश्मि, मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारी उसमें हेल्प चाहिए। हाँ, बताइए। आरव ने एक एक करके पूरा प्लान रश्मि को समझा दिया। जब रश्मि ने सारी बात सुनी तो उसने जवाब में कहा, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान है सर। बताइए, मैं इसमें आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इसमें असिस्ट करो। मैं 3 अलग अलग टीम बनाना चाहता हूँ। एक टीम जो फोकस्ड होगी मैनेजमेंट को लेकर, जिसका पूरा काम बस चीजों को मैनेज करना होगा। दूसरी टीम जो ट्रैवल और सिक्योरिटी को देखेगी, और फिर तीसरी टीम जो ऑनलाइन स्ट्रीमर से कोऑर्डिनेट करेगी
आई वॉन्ट कि तुम इन तीनों टीमों की एक लिस्ट बनाना शुरू कर दो और फिर हम काम शुरू करते हैं। आप चिंता ना कीजिए, सब हो जाएगा। आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो रश्मि, बस मेरा काम अच्छा होना चाहिए। जी सर। रश्मि ने इतना कहा और फोन कट कर दिया। अब जब रश्मि भी आरव के साथ थी तो उसके चेहरे की स्माइल और खुशी दोनों बड़ी हो गई थी। आरव अब ऐसे सपने को पाने वाला था जो उसे अभी से पूरा होता हुआ दिख रहा था। ऐसी बहुत सी बातें आरव के पीठ पीछे हो रही थी जिनसे आरव बिल्कुल अनजान था। उसे तो पता भी नहीं था कि क्यारा के पेट में उसका बच्चा है। वहीं दूसरी तरफ मोंटी और बंटी भी आरव को बर्बाद करने की प्लानिंग करने के लिए इकट्ठे हुए थे। दोनों बिल्डिंग के टॉप पर बैठकर शराब का मजा लेते हुए बातें कर रहे थे। आरव अंबानी के बारे में तुमने कुछ सुना? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? आरव ने मनाली में जमीन ली है, वो भी लीज पर। सुना है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ करने वाला है। तुम्हें क्या लगता है बंटी, ऐसा हो सकता है क्या? ये दोनों अंबानी परिवार से थे। इन्हें मनाली में रहने के लिए भेजा गया था। मोंटी मनाली का साउथ पार्ट हैंडल करता था और बंटी नॉर्थ पार्ट। इन दोनों के पास अच्छी खासी पावर थी। दोनों अपनी पावर का सही यूज ना करके आरव को बर्बाद करने में लगने वाले थे। आरव और एग्रीकल्चर, नॉट पॉसिबल। उसे भी अच्छे से पता है कि इससे वो अपने बिजनेस को इतनी जल्दी फैला नहीं सकता। यही तो मैं सोच रहा हूँ, फिर क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है कि इसके पीछे पक्का आरव का कोई प्लान होगा। मोंटी जानता था कि बंटी कोई सीधा साधा आदमी नहीं था, वो बहुत चालाक था। लेकिन अभी आरव की बर्बादी के लिए बंटी उसके बहुत काम आ सकता था। हाँ सही कह रहे हो। वो अब वापस अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, लेकिन बिना किसी को इसकी खबर लगे। और हो सकता है कि ये सब उसकी कोई साजिश हो, सिर्फ दिखावा हो। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि उसने अपना बिजनेस शुरू भी कर लिया हो। बंटी और मोंटी दोनों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। वो किसी भी हालत में आरव को तोड़ना चाहते थे। मोंटी एकदम शांत होकर कुछ सोच रहा था। लेकिन हम उसके साथ करें क्या? वो इतनी जल्दी हार भी तो नहीं मानता। हमारा पसीना निकाल देगा वो। बंटी चुपचाप मोंटी को देख रहा था और उसके मन में चल रही हलचल को समझने की कोशिश कर रहा था। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? अभी खिचड़ी पकी नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठे रहेंगे। What do you think? देखो, जो भी प्लान हो बताओ, I will support you। बस इस बार चाहे कुछ हो जाए, आरव को अब वापस नहीं आने देना है। मोंटी ने सोचते हुए अपना शराब का ग्लास उठाया और एक बार में ही पी गया और तेजी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे थे। फिर अचानक हल्की स्माइल हंसने लगा, जैसे उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा हो। सी, आरव दिखावे के लिए एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है, तो फंड जरूर उसने फीनिक्स एंटरटेनमेंट से लिया होगा। पहेलियां मत बुझाओ यार, ठीक से बताओ। मतलब वो सारा फंड फीनिक्स एंटरटेनमेंट से अरेंज करेगा, और अगर हम फीनिक्स एंटरटेनमेंट को इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर दें तो आरव फिर कुछ नहीं कर पाएगा और हार मानने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। वाह मेरे शेर वाह। आरव, इस बार कैसे बचोगे? बंटी आराम से बैठकर अपनी ड्रिंक खत्म कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था कि ये सब एग्जीक्यूट कैसे होगा। अगर उन्होंने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बंटी जितना टेंशन में था, मोंटी उतना ही कॉन्फिडेंस में था। रिलैक्स यार, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें मजाक की पड़ी है? जानते भी हो कितना रिस्क है इसमें। अरे हम साथ मिलकर इस काम को आसानी से कर लेंगे। तुम मेरे साथ तो हो ना? ऐसा तो नहीं कि बीच में छोड़कर चले जाओगे। मोंटी की बात सुनकर बंटी थोड़ा गुस्से से मोंटी की तरफ देखने लगा और एकदम से खड़ा हो गया था। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं डरपोक हूँ? देख लेना, ये बंटी तुम्हारे साथ लास्ट तक टिका रहेगा। बताओ मुझे करना क्या है? हमें फीनिक्स एंटरटेनमेंट की सबसे वीक पार्ट पर हमला करना है। उसके लाइव स्ट्रीमर्स प्लेटफॉर्म पर हमारा पूरा फोकस होगा। किसी तरह उसके स्ट्रीमर्स को वहां से बाहर निकालना होगा। तुम पागल हो गए हो क्या? लाइव स्ट्रीमर क्या कर रहे हैं, हर चीज की जानकारी आरव के पास रहती है। इस बच्चों वाले आइडिया पर तुम काम करोगे तो मैं नहीं करूंगा तुम्हारे साथ काम। बंटी भी थोड़ा टेंशन में आ गया था और सोच रहा था कि इतना बड़ा रिस्क लेना मतलब खतरे से खाली नहीं था। वो चुप होकर अपनी ड्रिंक पी रहा था। मोंटी को लग रहा था कि बंटी आरव से डर रहा है, लेकिन बात कुछ और ही थी। वाह भाई वाह, अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने कहा था कि लास्ट तक मेरा साथ दोगे, और अब ऐसा कह रहे हो? बंटी ने एकदम से अपना दिमाग चलाया कि मोंटी ने इतना सब पहले से ही प्लान कर चुका था और उससे मिलना, उसको प्लान में शामिल करना, ये सब उसकी पहले से चाल थी।
वो धीरे धीरे मोंटी के इरादे समझ रहा था। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बट हाँ, प्लान सक्सेसफुल होने पर 50% के शेयर मेरे होंगे। डील? बंटी अब पूरी तरह से मोंटी के जाल में फंस चुका था और मोंटी को अब पता था कि इतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए वो अकेला नहीं था। ओके, डील। तो अब हम सबसे पहले आरव की इस कंपनी के फेमस स्टीमर्स से कांटेक्ट करेंगे। बंटी इतने में ही खुश था कि प्लान सक्सेसफुल होगा तो सीधे 50% शेयर का मालिक बन जाएगा और उन्हें टक्कर देने के लिए फिर कोई नहीं होगा। ओके पार्टनर, हम लोग कल सुबह से ही काम शुरू करते हैं। नहीं, कल से नहीं, अभी स्टीमर्स को ट्रिप से वापस आने दो, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। तभी बंटी के दिमाग में सवाल आया कि इतना अच्छा काम करने के बाद वो लोग उस कंपनी को क्यों छोड़ेंगे? उन्हें तो पैसों से लेकर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इंसान की सबसे खास बात पता है क्या है? उसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती। उसे जितना दे दो तब भी वो और पाने के लालच में रहेगा। मोंटी की बात बंटी समझ गया था। उनके दिमाग का खेल वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे और साथ में ड्रिंक भी करते जा रहे थे। बात करते करते बंटी खूब तेज तेज हंसने लगा था। जो हम कर रहे हैं, अगर उसके बारे में अमीश को पता चल गया ना, तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और वैसे भी मेरा बहुत पैसा खर्च हो चुका है। अब अगर हमारा प्लान फेल हुआ तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस मेरा साथ दो, हम मिलकर मनाली पर राज करेंगे और आरव को धूल चटा देंगे। अंबानी परिवार ने साफ कहा था कि कोई भी आरव के काम में 1 साल तक दखल नहीं देगा, लेकिन मोंटी और बंटी दोनों जानबूझकर आरव को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ताकि आरव पूरी तरह टूट जाए। इस प्लान में कुछ सीक्रेट लोग हमारा साथ दे रहे हैं, जिनसे हमें अंदर की खबर मिलती है, और वही लोग दीमक की तरह आरव के स्ट्रीमर्स को भड़काकर हमारी तरफ लेकर आएंगे। बंटी और मोंटी को अब पूरा यकीन हो गया था कि उनके इस प्लान के बाद फिनिक्स की बर्बादी शुरू हो जाएगी और आरव अब किसी भी स्थिति में फिर नहीं उठ पाएगा। वहीं दूसरी तरफ आरव अपने नए प्रोजेक्ट टूरिज्म को लेकर एक एड फिल्म बनाना शुरू कर चुका था, जिसके लिए उसने स्ट्रीमर्स, फोटोग्राफर्स और सुरक्षा टीम का इंतजाम भी किया था। आरव अपनी पूरी टीम के मेंबर्स को मोटिवेट कर रहा था, क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे फंड मैनेज किए थे और किसी भी हालत में उसे ये पूरा करना ही था। टू ऑल टीम मेंबर्स, मैं जानता हूँ कि आप सभी बहुत ही प्रोफेशनल और हार्ड वर्किंग हैं और अपना काम बखूबी जानते हैं। सॉरी इफ आई इंटरप्टेड यू। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आपका इस फिल्म को बनाने की कोई खास वजह? जी बिल्कुल, ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि मेरे लिए ये सिर्फ एक टूरिज्म फिल्म नहीं है, बल्कि इस जगह के कल्चर और खूबसूरती का, यहाँ के नेचर से किस तरह का जुड़ाव है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और यही बात मैं दूर बैठे लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। So let's enjoy and make this journey beautiful together. आरव जानता था अपनी टीम को किस तरह मोटिवेट करना था। ये एक ट्रैवल बेस्ड फिल्म थी, यात्रा करते करते इसे शूट किया जा रहा था, लेकिन इन रास्तों की कल्चर, हरियाली, जंगल, पक्षी, ये सब इतना सुंदर था कि जैसे सारे मेंबर्स उसी में खो गए थे। आरव को यकीन हो गया था कि फिल्म जरूर पूरी होगी और बहुत खूबसूरत बनेगी। एक तरफ आरव हर तरीके से इस फिल्म को पूरा करने में पूरे एफर्ट लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बंटी और मोंटी की प्लानिंग आरव को बर्बाद कर देने की हो रही थी।